हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नवंबर में ही होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है, तो आप साथ में क्वेश्चन को बनाएं और देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 14 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी एक कार है, ठीक है, और वो 48 kmph के स्पीड से चल रहा है, किलोमीटर है ना, और वो 14 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी स्पीड कितना दिया है 48 और टाइम कितना है 14 घंटा। अब बोल रहा है कि इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है कितने के स्पीड से, तो 84 किलोमीटर है ना। तो 84 के स्पीड से अगर इसी को ट्रेवल करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो 14 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 7 से 2 बार में, 7 से ये 1, 7 दूनी 14, ये 6 बार में, हाँ, और 6 से ये कट गया 8 टाइम्स में, यानी 8 आवर 8 घंटा लग जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से इसको ट्रेवल करने में। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। यानी डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो। और बोल रहा है कि मार्केट प्राइस जो है ना, यानी अंकित मूल्य, वो 60% अधिक है। तो ये 100 है तो ये 160 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, तो 20% लाभ पे बेचा गया तो यानी 120 पे बेचा गया। अब डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे ही मिला होगा, तो 160 यूनिट का था, 120 यूनिट में बेचा गया तो 40 यूनिट का डिस्काउंट मिला। अभी 40 यूनिट का डिस्काउंट मिला है 160 पे, तो 100 पे कितना। तो ये हो जाएगा 4 बार में और ये 25 बार में, यानी 25% डिस्काउंट पे इसको बेचा गया। सही आंसर है डी। 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को, अगर आधे हिस्से को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं तो पूरे हिस्से को 18 दिन में, डबल लग जाएगा, है ना। और क्या बोल रहा है, उसी कार्य को कितने व्यक्ति 6 दिन में पूरा करेंगे। तो मान लिया कि एम मैन इसको 6 दिनों में पूरा करेंगे। एमडीएच लगा रहे हम लोग, एमडीएच। अब 6 व्यक्ति को कार्य करवा रहे तो ये 3, और ये 36, यानी कि 36 मैन की 36 मैन यहाँ पे टोटल लग जाएंगे इस कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन ए। यदि a b से 20% कम है तो 2b माइनस a बाई ए का मान क्या होगा। a b से 20% कम है, ये a और ये b, और 20% कम। इसको दो तरीके से बनाते हैं, या तो b को 100 मान लो तो इसको 80 मान लो क्योंकि 20% कम है, या 20% का ना फ्रैक्शनल वैल्यू देख लेते हैं। तो 20% को 1/5 लिखते हैं। तो b को अगर मान लिए कि 5 है तो a इससे एक कम यानी कि 4 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो यही चीज आएगा 5:4, ठीक है। तो b अगर 5 है और a 4 है तो अब इसको बस कुछ करना नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 2 b के जगह पे 5 को लिख दिया और a की जगह पे 4 को। अब ये हो गया 10-4 यानी कि हो गया 6/4, ठीक है, यानी 3/2। ये हो गया सही आंसर, 3/2। सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे, BODMAS, बॉड मास। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा कितना 0। ये पूरा हो गया 0। अब बचा क्या, तो 6 माइनस 4 माइनस 0, ब्रैकेट क्लोज, और 10 माइनस, तो 6 में से 4 गया तो बचा कितना 2, और 10 में से जब 2 गया तो ये आ गया 8। बहुत आसान। फिर से एक बार सिंप्लीफिकेशन, तो बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे ब्रैकेट का, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको मल्टीप्लाई में गुना करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे -4 + 1/5 -8।
अब ये दो दूनी 4, और 4 में से 4 गया तो ये हो गया 0, और 8 5 जा 40, 40 में से 1 गया तो 39/5। तो ये टोटल हो गया कितना, 39/5। अब ऑफ का काम सबसे पहले 14/3 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 22:3/4। अब इसको पहले करेंगे क्योंकि ऑफ ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 14 इंटू 1 3, 13/5। अब देखो इस डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये चला जाएगा नीचे। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 22 इंटू 4 हो गया 88, 88 प्लस 3 हो गया 91/4, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 5 ऊपर आ गया और ये 14 इंटू 13 नीचे। अब देखो 13 से ये कट जाए कितने बार में, 7 टाइम्स में, और ये 7 से कितने बार में कट गया, 2 बार में, जहाँ फाइनली क्या आ गया 5/8। ये हो गया आंसर 5/8। अगला है 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% लाभ कमाता है। 25% की छूट दिया, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, लाभ कमाया 40%, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 140 यूनिट होगा। अब बताना कि इसमें अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यह है लागत मूल्य, अंकित मूल्य ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है 25% का। 25% को फ्रैक्शन में अगर लिखें तो लिख सकते हैं 1/4, यानी कि अगर उसका मार्केट प्राइस 4 यूनिट था तो इस पे एक डिस्काउंट यानी कि 3 यूनिट पे बेचा है 3/4 पे। बस इसी को इक्वेट करेंगे तो मार्केट प्राइस का 3/4 जो है वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 140 इंटू 4/3, यानी ये हो जाएगा 560/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में 8 24 8 बार में, और देन 6 बार में 18, फिर 6 रिकरिंग, यानी कि इसको लिख सकते हैं 186.67, ठीक है। तो अगर लागत मूल्य 100 यूनिट था और मार्केट प्राइस था 186.67, यानी 86.67 इतना का डिस्काउंट मिला है। ये हो जाएगा सही आंसर। मोहित ए स्थान से चलना शुरू करता है, यह है ए स्थान, और बी स्थान तक पहुंचता है, और टाइम कितना लगता है टोटल, तो टोटल टाइम लगता है 12 घंटा, ठीक है। अब वो कुल दूरी का 1/5वां हिस्सा जो है ना 6 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, सबसे पहले मान लो कि डी डिस्टेंस है, और इसी डी डिस्टेंस का ना इतना हिस्सा यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, बस बेसिक से चलेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब ये है डिस्टेंस, हाँ, और स्पीड को यहाँ ले आओ, टाइम इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, क्योंकि टाइम के फॉर्मेट में हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं ना, तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस यहीं रह जाएगा और स्पीड आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो स्पीड से इसको डिवाइड कर दो, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, ठीक है। और दूसरा, अब चूंकि d/5 चल चुका है ना, तो अब कितना टाइम, अब कितना बचा होगा इसके पास, तो उसका चौथा हिस्सा यानी कि 4d/5, या फिर ऐसे समझो, देखो क्या हुआ है कि वो डी का ना 5वां हिस्सा यानी कि टोटल 5 यूनिट था डी का, ठीक है। तो उसका 1/5, ये देखो 1/5 जो हिस्सा है ना वो चल चुका है, तो 4/5 बचा होगा, बस वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4d/5। अब ये चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, ये देखो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या आ रहा है, टाइम, और टाइम के साथ इसको इक्वेट कर रहे हैं, टाइम टोटल कितना लगा 12 आवर, बस यही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी d/5 6 30 प्लस ये हो जाएगा 4d/40, है ना। अब इसको काट देते हैं यहाँ से, ये इसी से कट जाएगा 10 बार में, है ना, तो ये हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, तो नीचे आ गया 30, और ये हो गया d प्लस ये हो जाएगा 3d, यानी टोटल हो गया ये 4d/30 इज इक्वल्स टू 12। अब इधर इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4d बराबर हो गया 12 इंटू 30, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, यानी डिस्टेंस कितना आ गया 90 किलोमीटर,
क्लियर है? ये रहा 90, ये हो जाएगा सही आंसर। 4200 रुपए की एक राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 5082 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर निकालें। वार्षिक ब्याज यानी क्या बोलते हैं, रेट निकालना है, ब्याज दर। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4200, अमाउंट भी दे रखा है 5080। ठीक है, टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना 3 ईयर। ठीक है, अब निकालेंगे कि इंटरेस्ट, पहले तो निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिला है 3 सालों में। तो इंटरेस्ट निकला है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिया, तो ये कितना 482 है, ये 82, ये 2 है। एक सेकेंड में इसको ठीक से लिख देते हैं, 082, ओके। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इंटरेस्ट 3 साल में इतना मिला है, 3 साल में इतना मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, यानी कि हर साल जो है ना 294 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। हर साल कितना 294 इंटरेस्ट मिल रहा है। और किस पे मिल रहा है, तो प्रिंसिपल पे मिल रहा है, यानी 4200 पे मिल रहा है। तो इसी का ना रेट निकाल दिया। अब कैसे निकालेंगे भाई, इसको कैंसिल करो और 42 से इसको काट देंगे। सिंपल डिजिट से काटते हैं, 7 से ये कटा 6 बार में, 7 से 4 बार में 28 और ये 2 बार में, 6 से ये कटा 7 टाइम्स में, यानी कि 7% जो है वो रेट हो जाएगा 7%। सही आंसर है ऑप्शन डी। किसी राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6000 रुपये है। Oh, the compound interest on a sum of 4th year is rupees 6000 and compound interest for the 5th year is 6। अच्छा देखो, ये 4 साल का ना चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, तो 6000, और 5वें साल कितना हो जा रहा है 5th ईयर, ये हो जा रहा है 6750। मतलब इस 1 साल के गैप में इसको कितना इंटरेस्ट मिला है, तो इसको देखो, ये 7500 रुपये ना 1 साल में ना इंटरेस्ट मिल रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत आसान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई इसी को मान लो ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो चौथे साल यानी कि पिछले साल तक जो भी इंटरेस्ट मिला होगा ना, वो सब ऐड होकर के 6000 चौथे साल में बन चुका है। अब यही प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल की तरफ बिल्कुल काम करेगा, और इस पे टोटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 6000 पे इंटरेस्ट मिला है 750 का, तो 100 पे कितना, बस अपने को रेट निकालना है। इसको काट दिया, ये इससे कट गया, ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12.5, लगभग 12.5%। ये है इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन सी। दो संख्याओं को 16 और 20 के महत्तम, बाई व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 16 एंड 20। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। इन दोनों का रेशियो बताना है, HCF और LCM के बीच का रेशियो बताना है इन दोनों नंबर का। तो 16 और 20 का सबसे पहले तो HCF निकालेंगे, तो 4, वो तो साफ दिख रहा है 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही है, उसके बाद किसी डिजिट से दोनों नहीं कट रहा है। और LCM अगर निकालेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा 80। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1:20 इसका सही आंसर हो जाएगा। The side of a triangle are in the ratio of 4:3:2. If the perimeter of the triangle is 63 centimeter, then what will be the length of largest side? सबसे बड़े साइड का लेंथ क्या होगा? तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल, और उसके साइड को ऐसे दर्शा दिया 4 3 और ये है 2। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, उसके सारे साइड का सम, यानी 4 + 3 + 2, हाँ, तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट हो गया, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसका सम, यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है 63 दिए हुए है। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा, तो 63/9, तो 9 से ये 7 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट साइड कौन है, ये 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 28 सेंटीमीटर इसका सबसे लार्जेस्ट साइड हो जाएगा।
ऑप्शन ए और सी मिलकर के किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा सी और ई मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए और ई मिलकर उसी कार्य को ना 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी और ई मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में? भाई साहब पहले डेटा इकट्ठा करो। तो ए और सी जो है वो मिल करके किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर रहा है, 120 डेज। ओके, अब क्या बोल रहा है कि सी और ई मिल करके उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 80 दिन में, ठीक है, 80 डेज में। उसके बाद क्या, ए और ई मिल करके ना सेम काम को जो है 160 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है कि ए सी और ई यानी कि ये तीनों मिल करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबका इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल वर्क और देन सबका इफिशियंसी। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लो भाई, इन सब का एक कॉमन मल्टीपल होगा यानी एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 120, 80 और 60 का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 480, ठीक है, 480। अब इसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 12 चौक है 4 टाइम्स में, 8 से ये गया 6 टाइम्स में और 16 से 16 48 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे जरा नोटिस करना है, यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है और ई भी, यानी कि 2 ऑफ ए प्लस सी प्लस ई है ये, ठीक है। इनका इफिशियंसी कितना आ रहा है? 6 4 10 और 3 13 यूनिट। तो ऐसा करते हैं ना, टोटल वर्क को हम अपना कैलकुलेशन बस आसान बनाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, ठीक है, सबको डबल कर दिए, इसको भी डबल कर दिए। अब ये ए और सी और ई अगर नहीं समझ में आया ना तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे ही बताते हैं, डायरेक्ट डबल नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 6.5, उस कैलकुलेशन उससे थोड़ा आसान हो जाता। अब पूछ क्या रहा है कि ये तीनों मिल करके, हाँ तो तीनों से काम करवा लो ना, ये 480/65 ऊपर एक 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी 5 से घटा 13 बार में और सबके बेस में 13 है। ओके, 5 से घटा 2 बार में, तो ये 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 960। अब इसके बाद ये कटेगा, कटेगा 3 से, सॉरी 13 है ना, तब नहीं कटेगा, 13 है तो नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 960/13, यही हो जाएगा आंसर। रमेश जो है 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है और उनमें से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर के घाटे पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? रमेश जो है ना 75 आर्टिकल खरीदता है, 75 आर्टिकल खरीदा कितने में? तो 10,800 में, एंड सेल देम एट अ लॉस इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उतना के बराबर इसको लॉस होता है। अब बोल क्या रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस बताना है एक आर्टिकल का, है ना। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं ना कि सेलिंग प्राइस जो है वो एक आर्टिकल का एक्स मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से 75 आर्टिकल बेचा ना, तो 75 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 75x, ठीक है। और देखो इसको लॉस हो गया, लॉस कितना हुआ है? तो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 5 आर्टिकल का कितना रहा होगा? 5x, है ना। तो इसी के बराबर इसको ना लॉस हुआ है। अब देखो जब लॉस होता है ना तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं तो आ जाता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस हो गया है ना। तो सेलिंग प्राइस है 75x और इसको जो लॉस हुआ है वो 5x का हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 80x, ठीक है। और एक्चुअली में इस 80x का जो है वो वैल्यू कितना दे रखा है? तो 10800, ठीक है। तो बताना क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का, है ना, यानी एक्स का वैल्यू हम सीधे निकालने जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है।
तो 10800 से अब इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 8 से इसको काटो भाई एक बार में, हो गया 28, 8 3 ज़ा 24 और 4 8 पंचे 40, यानी 135 रुपीज़। 135 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का। बी नंबर आंसर, समझ गया। The length and breadth and height of a room is 16 meter, 12 meter and 15 meter. लेंथ कितना है भाई 16, ब्रेथ कितना है 12 और हाइट कितना है तो वो है 15 मीटर। What will be the length of the largest rod, यानी कि सबसे लंबा रॉड। तो वो क्या होगा ना कि जब ये रूम दे रखा है और इसमें हटाना है सबसे लंबे रॉड को ना, तो डायगोनली हम लोग हटाते हैं, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक उसको पहुँचाओ और यही होगा सबसे लंबा रॉड जो कि इसमें अकोमोडेट हो पाएगा, तो डायगोनल हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए डी का फॉर्मूला होता है ऐसे डायगोनल निकालने का, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर, स्क्वायर बहुत बेसिक याद होगा, 256 प्लस 144 और 15 का 225, सबको जोड़ लेने का, ऐसे किया 5 4 9 9 6 15, 5 हाथ बचा 1 2 1 3 3 और 4 7 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6, यानी 625। 625 का स्क्वायर रूट निकालने पे आता है 25, 25 मीटर हो जाएगा सही आंसर। यानी सबसे जो रॉड का लेंथ है वो कितना हो जाएगा तो 25 मीटर। एक लंबी वृत्तीय शंकु, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये भाई सबसे पहले तो एक कोण बना दो, राइट सर्कुलर कोन है ये, ठीक है। और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है 2464 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द बेस। बेस का रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, तो 1/3 इंटू 22/7, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितना हो गया, रेडियस 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 दे नहीं रखा, रेडियस चलो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और हाइट तो दे रखा है, हाइट 12 है, ठीक है। इसको इक्वेट कर दिया 2464। हाँ अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो 11 से इसको काट दो, सबसे पहले 11 से, तो यह 2 बार में, फिर ये 2 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 112, ठीक है। अब इसको 8 से नहीं 4 से 4 से 3 टाइम्स में, और ये 4 से 4 दूनी 8 8 चौके 32, ये 3 से ये 3 गया और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 28 इंटू 7। इस 28 को ब्रेक करो तो ऐसे 7 इंटू 4 लिखेंगे, है ना। अब ये चूंकि रूट में है ना, तो यहाँ से एक ये 7 और एक ये 7 पेयर बन गया, तो एक 7 बाहर आ गया और 4 के लिए 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। The volume of a right circular cone is 1232 centimeter cube. If the radius of the cone is 24 centimeter, then what will be the radius of its base? यानी एक लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन फिर से है, तो भाई सबसे पहले एक कोन बना दो। फोटो अच्छा नहीं बना, फोटो फोटो दूसरा चाहिए, फोटो बढ़िया होना चाहिए। ये है एक कोन, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है 132, वॉल्यूम दे रखा है कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है कितना भाई साहब 24 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द बेस, अभी इसमें फिर से रेडियस ही निकालना है, सेम चीज करेंगे 1/3, वॉल्यूम इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1232। 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 1 बार में, फिर 2 फिर 2, ऐसा 1
ओह सॉरी 112 टाइम्स, ठीक है। और इसको काटेंगे 8 से 3 बार में, और इसको काटेंगे 8 से, 8 1 जा 8, 8 तिहाई 24, सॉरी 8 चौके 32, 14 टाइम्स में कट जाएगा। और यहाँ से 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। और फिर इसको काट दो 2 से ये 7 बार में, हाँ। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7। अब भाई अंडर रूट कर दो स्क्वायर को हटा के, तो रेडियस बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर ये रहा। बारह वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो 18 लड़कों का औसत आयु 1.5 वर्ष से बढ़ जाता है। इफ 12 ईयर ओल्ड बॉय इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय, देन द एवरेज एज ऑफ 18 बॉयज इंक्रीज बाय 1.5 ईयर। सबसे पहले तो ये 18 बच्चे थे, और इन 18 बच्चे का एज कितना बढ़ जाता है, तो 1.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 18 और प्लस 9, यानी कि 27 ईयर जो है इंक्रीज हो जाता है सबका, है ना। और वो बच्चा जिसको रिप्लेस किया गया था वो कितने साल का, 12 साल का था। ये देखो यार, इंक्रीज भी तो इसी बच्चे के वजह से हुआ ना, यानी इसी को रिप्लेस किया गया, यानी ये जब आया तो इसका एज ज़्यादा होगा सबसे, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, अरे 39 ईयर। नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। नया जो लड़का आया है उसका वेट, सॉरी उसका जो एज है वो बाकी लड़कों से ज़्यादा है, और उसके आने की वजह से ही सबका एवरेज बढ़ गया है। तो टोटल एवरेज जो बढ़ा है ना, वो उसी के वजह से बढ़ा है। तो टोटल कितना एवरेज बढ़ा, तो 1.5 ईयर सब पे बढ़ा 1.5, तो 18 बच्चों पे ना टोटल 27 ईयर बढ़ गया, ठीक है। और जिसको रिप्लेस किया था वो खुद 12 साल का था, उसी के जगह पे आया, तो यानी कि ये 12 साल का तो होगा ही, प्लस 27 ईयर और ज़्यादा इसका एज है बाकियों से, जिसके वजह से एवरेज बढ़ गया। तो दोनों को जोड़ दिया 39 ईयर आंसर। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 44, यानी 8 नंबरों का औसत कितना है, 44। इफ वाई इफ कांस्टेंट वाई इज एडेड, यानी इसमें वाई को ऐड कर दिया गया ईच नंबर, हर एक नंबर में, हर एक नंबर में, ठीक है। यानी कि इस 8 के 8 संख्याओं में y को जोड़ दिया गया, देन द एवरेज बिकम 47। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहले देखो नया एवरेज कितना हो गया, नया एवरेज हो गया 47, ठीक है। पुराना कितना था, 44, यानी कि एवरेज कितना बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है, ठीक है। और 3 क्यों बढ़ा है, क्योंकि y जो है ना सब में ऐड किया गया, आठों के आठों में ऐड किया गया y को, ठीक है। तो y का एक्चुअली में वैल्यू कितना होगा, 24, क्योंकि सब में ऐड किया गया और सबका 3 3 बढ़ गया, तो ये हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इज टू वाई कितना दे रहे हो, 7:5, यानी x और y ये है 7:5। y इज टू z, 7:11, तो ये y इज टू z 7:11। ये हो गया 7:11। तो क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड क्या है, भाई साहब बहुत आसान है। यहाँ 7 से गुना करो, यहाँ 5 से गुना करो, 7 7 जा 49, यानी यही दोनों में से कोई आंसर होगा। 7 5 जा 35 हो गया, 35, और ये 55। नेक्स्ट, अब P इज टू Q, P इज टू Q कितना दे रखा है, 5:6, ठीक है। और क्या दे रखा है, R इज टू Q, R इज टू Q दे रखा है, R इज टू Q 25:9, ठीक है। यार पलट दो, क्या दिक्कत है, Q यहाँ पे कर दिए और R यहाँ पे कर दिया, ये हो गया 25, ठीक है। पहले तो इसको 3 से 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 3 से, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये हो गया 3 2 6, और ये 50। अब पूछ क्या रहा है, तो P इज टू R बताना है। P है 15 और R है 50, 5 से घटा 3 बार में, 5 से घटा 10 बार में, यानी 3:10 हो जाएगा, 3:10 आंसर। डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई। तो वीडियो हो चुका है समाप्त।
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, खास करके वो बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को हैप्पी धनतेरस।